हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे देख के अपने बाल ऐसे नोचने लग गए हैं कि फिर से आ गई मैम बॉटनी पढ़ाने। क्या करें, हमारा काम है बायो उड़ेलना, आपका काम है बायो को लेना, और यही जीवन का नियम है। अगर आपने बायो ले ली है तो वही ये तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 13, ठीक है 13। और चैप्टर आपको पता ही है कि हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, यानी कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चल रहा है। और चैप्टर फ्लो आपको पता है कि ये सब हमें पढ़ना है। और अब जो है कहानियां इजी होने वाली है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। क्यों इजी होने वाली है, इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि पहले जो हम पढ़ चुके हैं उसी में एक दो लाइनें चेंज करके आपको लिखना है। वही रहेगा जैसा कि हमने एनिमल वाले चैप्टर में किया था, पॉइंट वही रहेंगे, बस उसके अंदर का मटेरियल जो है वो चेंज होता रहेगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं स्तंभ की आंतरिक संरचना के प्रमुख लक्षण, यानी कि स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, तने का। और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना। मतलब नॉर्मल कैरेक्टर पढ़ेंगे एक स्टेम के, उसके बाद हम आएंगे डाइकॉट्स के स्टेम पर। और आज की वही कहानी है भाई, प्रैक्टिकल वाली। तो आज हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, यानी कि द्विबीजपत्री तने का डिसेक्शन करने वाले हैं, खोलने वाले हैं उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तने की आंतरिक संरचना के मुख्य लक्षण पढ़ेंगे हम, यानी कि मेन जो कैरेक्टर है, नॉर्मल कैरेक्टर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है तने की बाह्य त्वचा के ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है। भाई वही हमारा पुराना वाला फॉर्मूला चलेगा, बाह्य त्वचा, फिर उसके बाद अगर अधस त्वचा है तो वो, उसके बाद वल्कुट, फिर अंतस त्वचा, फिर परिरंभ और फिर रंभ। तो बाहरी त्वचा है और बाह्य त्वचा के ऊपर क्या रहेगा, क्यूटिकल पाई जाएगी। किसमें, नॉर्मल स्टेम की जो कहानी है उसके अंदर। द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री हम पढ़ेंगे, आज द्विबीजपत्री पढ़ने वाले हैं। तने की बाह्य त्वचा के रोम बहुकोशिकीय होते हैं, और ये तने और जड़ को एक दूसरे से अलग भी करता है कि जड़ की बाह्य त्वचा में हमने देखा था एक कोशिकीय रोम होते हैं, जबकि तने की बाह्य त्वचा पर बहुकोशिकीय रोम होते हैं। वल्कुट की सबसे भीतरी परत में अंतस त्वचा, जिसको हम कह रहे हैं एंडोडर्मिस, के समान कैस्पेरिन पट्टिका नहीं पाई जाती है। कॉर्टेक्स की भीतरी परत मंड आच्छत कहलाती है, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च शीट बोलते हैं। ये एक नया वर्ड आपको सुनने को मिल रहा होगा। क्या है ये नया वर्ड, कि बाहरी त्वचा हो गई जो कि है, ठीक है। फिर हमारा कॉर्टेक्स आ जाएगा। नॉर्मल स्टेम की बात कर रहे हैं हम, अभी एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री पर नहीं जा रहे, ठीक है। फिर हमारी क्या आ जाएगी, एंडोडर्मिस आ जाएगी। एंडोडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं वो हमने बात की थी कि स्टार्च का क्या करती हैं, संग्रहण करती है। तो जो कोशिकाएं स्टार्च का संग्रहण करती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टार्च शीट बोलते हैं, ठीक है, स्टार्च शीट, ठीक। ये कहलाती है जिसको हम बोलते हैं मंड आच्छत, जो अंत त्वचा की कोशिकाएं हैं। कॉर्टेक्स की भीतरी का मतलब वही अंतस त्वचा की बात हो रही है। श्रवणपुल सदैव संयुक्त कोलेट्रल अथवा बाइकोलेट्रल या कभी कभी सकेंद्रीय, जिसको हम कोसेंट्रिक भी कहते हैं, होते हैं। क्या है ये, फिर से एक बार बता देती हूँ। संयुक्त का क्या मतलब था कि फ्लोएम और जाइलम क्या हो, एक ही काट पर मिलते हो, ऊपर फ्लोएम नीचे जाइलम। उसमें हमने देखा था दो प्रकार के होते हैं, या तो कोलेट्रल हो, यानी कि ऊपर फ्लोएम है और नीचे जाइलम है, लेकिन दूसरे हैं बाइकोलेट्रल। बाइकोलेट्रल में क्या था, बाइकोलेट्रल में ऊपर भी फ्लोएम था और नीचे भी फ्लोएम था, बीच में जाइलम होता है, ऐसे। या फिर सकेंद्रीय में क्या थे कि ऐसा गोला हो और अंदर की तरफ अगर जाइलम हो तो उसे हम केंद्र दारू कह रहे थे, यानी कि जाइलम केंद्री। और इसका जस्ट उल्टा, यानी कि बाहर जाइलम हो और अंदर फ्लोएम हो तो उसे हम पोष केंद्रीय, यानी कि फ्लोएम सेंट्रिक कह रहे थे। ये 3-4 प्रकार हमने पढ़े हैं जब हमने श्रवणपुल पढ़े थे। तो यही कह रहा है, या तो कोलेट्रल हो सकते हैं, संयुक्त हो सकते हैं, बाई कोलेट्रल हो सकते हैं, और कभी कभी
सकेंद्रीय यानी कि कोसेंट्रिक भी हो सकते हैं, कोई भी प्रकार हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आप किसका तना काट रहे हैं। ठीक है, चलिए। जाइलम सदैव अंत आदिदारू होते हैं। अंत आदिदारू मतलब एंडार्क, यानी कि क्या, प्रोटोजाइलम अंदर की ओर और मेटाजाइलम बाहर की ओर। ठीक है, और ये हो गया प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम कहाँ है, केंद्र में। चलिए, नेक्स्ट है शाखाओं की उत्पत्ति बहिर्जात यानी कि एक्सोजिनस होती है, यानी कि जो भी शाखाएं निकलेगी स्टेम से वो कैसी होगी, बहिर्जात होगी। बहिर्जात का मतलब क्या, कि ये जो है यहीं से शाखा निकल जाएगी। अंतर्जात का मतलब क्या होता है, अंतर्जात हमने जड़ में पढ़ा था कि अंदर वाली कोशिकाओं से शाखाएं निकलती है, जैसे कि परिरंभ से निकल रही है या अंतस त्वचा से निकल रही है, लेकिन ये बाहरी त्वचा से ही क्या हो जाएगी, शाखाएं निकल जाएंगी, तो उनको हम बोलते हैं बहिर्जात उत्पत्ति। अब बात आती है आज के प्रैक्टिकल की, और इन दोनों की बातें हम करेंगे। उससे पहले आप जल्दी से फटाफट देख कर आइए, क्योंकि आज हमें पढ़ना है द्विबीजपत्री का स्टेम और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। तो आप फटाफट से प्रैक्टिकल देख के आइए, जिसमें हमने एक द्विबीजपत्री पौधे का अनुप्रस्थ काटा है और दिखाया है, और बात करते हैं हम आगे के चीज़ों की। जल्दी से देख कर आइए। हेलो बच्चों, तो आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं तने की कोशिकाओं का, यानी कि तने में कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं और वो कैसी दिखती हैं। तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली तना लेना पड़ेगा। तो हमारे पास दो तरह के तने हैं यानी स्टेम है, इसको हम कट करके डिसेक्शन करके फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें दिखती है। आप कोई भी टाइप का स्टेम या तना ले सकते हैं, जैसे मोनोकोट का किसी एक बीजपत्री का भी ले सकते हैं, चाहे तो द्विबीजपत्री का भी ले सकते हैं, यानी डाइकोट्स का भी ले सकते हैं। ये दोनों मेरे पास जो तने हैं वो डाइकोट्स के ही हैं, यानी द्विबीजपत्री के हैं। इसी में हम देखने वाले हैं, क्योंकि अच्छे से आपको द्विबीजपत्री में नजर आएंगी सारी कोशिकाएं। तो शुरू करते हैं। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इस तने के पतले पतले सेक्शंस काटने हैं, ताकि हम इसे माइक्रोस्कोप में अच्छी तरह देख पाएँ। अगर थोड़ा सा भी मोटा होगा तो फिर आपको वहाँ की कोशिकाएं काली नजर आएगी। तो हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा सेक्शन काटना है, और उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। हमने भी की है, आपको भी करनी पड़ेगी। इस तरह से आपको काट कर सेक्शन रेडी करने हैं। थोड़ा सा अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके अच्छे से ये हाथ चलने लग जाएंगे, जैसे अभी मेरे चल रहे हैं। बस अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं घर पे या कहीं भी स्कूल में, तो थोड़ा सा केयरफुली होके करें, और कोशिश करें कि पूरा के पूरा गोल स्टेम कट पाए आपका। जब हमें प्रैक्टिकल करवाया गया था तब हमें बहुत प्रैक्टिस करवाई हुई थी। 2-3 दिन तक हमें सिर्फ रोज़ एक मटेरियल दे दिया जाता था ना। मटेरियल क्या होता है, मटेरियल ये सब जो चीज़ें लैब में पड़ी होती है, जो हम प्रैक्टिकल के लिए काम में लेते हैं, चाहे वो कोई भी टाइप का एनिमल हो या प्लांट का पार्ट हो, तो उसे हम मटेरियल कहते हैं। तो बस यही करना है आपको, इस तरह से इस तरह से आपके हाथ चलने लग जाने चाहिए। बस काफ़ी सारे हमने कट कर लिए हैं। अब हम दूसरे वाले की भी कट कर लेते हैं, एक नहीं तो दूसरी। इस तरह पानी से बार बार आप इसे गीला कीजिए से आपके जो पतले पतले सेक्शन हैं वो सारे पानी में चले जाएंगे, और काटने में भी इजी हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पे सारे पतले पतले आपको कुछ ट्रांसपेरेंट से सेक्शन दिख रहे होंगे, कुछ मोटे भी हैं। हमें सबसे पतला सेक्शन लेना है। सेक्शंस हमारे कट चुके हैं, अब हम इसे स्टेन करेंगे, और स्टेनिंग के लिए हमारे पास वही, क्योंकि प्लांट सेल को स्टेन करने के लिए हमारे पास एक ही स्टेनर है, वो है सेफ्रेनिन। यहाँ पे मैंने वॉच ग्लास में 1 से 2 ड्रॉप सेफ्रेनिन और पानी मिलाकर सॉल्यूशन रेडी कर दिया है। अब हम हमारे जो स्टेम की कटिंग है उसको
इन पर प्लेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से स्टेन हो जाए। पतले पतले आपको ढूंढने हैं, ज़्यादा मोटा होगा तो अच्छे से नहीं दिखेगा। दो से 5 मिनट हम इसे स्टेन होने देंगे ताकि सेल्स जो हैं वो सारा कलर ले लें और फिर माइक्रोस्कोप में इसे देखेंगे। 2 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब चलिए हम इसकी स्लाइड प्रिपेयर कर लेते हैं। स्लाइड प्रिपेयर करने के लिए क्या करना होगा, वही हमें एक स्लाइड लेनी होगी। स्लाइड लेनी है और इस तरह से पकड़ना है। स्लाइड पे हम 1-2 ड्रॉप ग्लिसरीन की डालेंगे। एक ड्रॉप डाली है मैंने, काफ़ी होती है 1 ड्रॉप। अब हम हमारा जो डिसेक्शन किया हुआ स्टेम है वो रख देते हैं। मैंने दोनों तरह के ले लिए हैं, देखते हैं आपको कौन सा अच्छा सा दिख जाता है। कवर स्लिप से इसे कवर कर देंगे। चलिए देखते हैं। तो काफ़ी तरह की सेल्स जो हमें दिखाई दे रही है और पहले हम इसे 10x पे देखेंगे और उसके बाद हम इसे थोड़ा सा बड़ा करके जूम इन करके फिर आपको दूसरे पर भी दिखाएंगे। तो देखा बच्चों आपने कि कैसी दिखती हैं स्टेम की कोशिकाएं। पहले हमने उसे 10x पे देखा जब हमें बहुत तरह की कोशिकाएं दिख रही थी। उसमें से कुछ कोशिकाओं को हमने जूम इन करके भी देखा। यहाँ पे हमें बड़ी बड़ी कोशिकाएं दिखाई दे रही थी। ऐसी ही छोटी होती है, जब प्याज की आप देखेंगे तो छोटी कोशिकाएं दिखाई देंगी। तो इस तरह से हमें तने में बहुत प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं, जिसे आज हमने माइक्रोस्कोप में देखा। तो आज के लिए इतना ही। तो देखा बच्चे आपने कि कैसे हमने किसी द्विबीजपत्री पौधे के तने का टीएस यानी कि अनुप्रस्थ काट काटा है और वहां पे आपको ये 2 तरह के सेक्शंस दिखे होंगे। ये थोड़ा मोटा वाला था, ठीक है। इसमें आपको ये बताना है, देखो ये बाहरी त्वचा दिख रही है आपको और ये जो है ये क्या है, ये बीच वाला वलकुट एरिया आ गया यानी कॉर्टेक्स एरिया और उसके बाद ये अंतस्त्वचा और फिर हमारे जाइलम फ्लोएम आ जाएंगे। और एक ये वाला भी देखा था जो थोड़ा पतला, आपको ध्यान है हमने 2 तरह के स्टेम काटे हैं, ठीक है। तो ये दूसरा वाला है, ये सिर्फ आपको संवहन मंडल बता रहा है। ये आपको जो दिख रहे हैं ये जाइलम और फ्लोएम है। ये जो बड़ी बड़ी गुहिकाएं आपको दिख रही है ये मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम की गुहिकाएं और बीच बीच में आपको कहीं कहीं पे क्या मिलता है, फ्लोएम मिलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं द्विबीजपत्री पौधों के तने की, जिसका अभी हम जस्ट ये सेक्शन देख के आए। हमने सूरजमुखी नहीं लिया है, हमने जो है वो किसी दूसरे पौधे को लिया है, ठीक है। एक तो धतूरा ही था और एक जो है वो मैंने शायद आर्जिमोन मैक्सिकाना था उसको लिया है। आप क्राइसेंथेमम को भी ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, किसी को भी ले लीजिए। हमें तो नॉर्मल काट देखनी थी और ये आज शायद आपको आपकी एग्जाम में भी करवाएं, तो इसको ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं क्या क्या दिखता है हमें द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना में। और आपकी बुक के अनुसार, एनसीईआरटी बुक के अनुसार जो आपको चीजें दी हुई है वो सूरजमुखी के पौधे की दी हुई है, यानी कि सनफ्लावर के पौधे का आपको टीएस दिया हुआ है, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन। वही सबसे पहले क्या आ जाएगी भाई, द्विबीजपत्री तने यानी कि सूरजमुखी का तना जो हम यहाँ पे देख रहे हैं उसकी संरचना देख रहे हैं कि अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती है। सबसे पहली बाहरी त्वचा, एपिडर्मिस जिसे कहते हैं, यह सबसे बाहरी एक स्तरीय परत है। यह उपचर्म यानी कि क्यूटिकल से ढकी होती है। इसमें कहीं कहीं पर बहुकोशिकीय रोम तथा रंध्र मिलते हैं, ठीक है। तने पर नॉर्मली हम देखते हैं कि पत्तियों पर ही क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, लेकिन इनके तने पर कई जगह आपको क्या मिल सकते हैं, रंध्र मिल सकते हैं। किसके, सूरजमुखी के। और हमने एक पढ़ा है वात रंध्र, लेंटिकल्स। जनरली जो
तने पर रंध्र पाए जाते हैं उन्हें हम वात रंध्र कहते हैं। ये बात हमने पहले भी की थी जब हमने जनरल कैरेक्टर पढ़े थे। ठीक है, ये वर्ड आया हुआ है लेंटिकल्स जिसको कहते हैं, तो इस पे कुछ लेंटिकल्स आपको क्या है मिलते हैं। जनरली हम उसे लेंटिकल्स ही कहते हैं, लेकिन स्टोमेटा भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संरचना थोड़ी बहुत सेम ही है दोनों की, ये भी रंध्र प्रकार के ही हैं। तो सबसे पहली हो गई बाह्य त्वचा, एक स्तरीय है और बहुकोशिकीय रोम है जो कि तने का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। अब बारी आती है वलकुट की। तो बाह्य त्वचा के नीचे वलकुट है, यह बाह्य त्वचा के ठीक नीचे स्थित होता है। इसे 3 भागों में विभेदित किया जा सकता है। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से आपको पता ही होंगे, अधस त्वचा, फिर सामान्य वलकुट और अंतस त्वचा। वही आएंगे यहाँ पे, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ आ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं अधस त्वचा की। अधस त्वचा क्या है, ये बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा के नीचे वाला जो पोर्शन है, जो हमने बात की थी 3 से 5 परतीय हो सकता है, और इसमें कोशिकाएं कैसी होती है, या तो स्क्लेरेनकाइमेटस होगी यानी कि दृढ़ोत्तकीय होगी, या फिर मृदुत्तकीय भी हो सकती है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखना है। यह कॉलेनकाइमी, कॉलेनकाइमी समझे आप, स्थूल कोणोत्तक। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कोने पर या बाउंड्री पर लिग्निन का जमाव होता है, पेक्टिन और लिग्निन का। तो वो दृढ़ोत्तकीय भी हो सकती है, कॉलेनकाइमेटस भी हो सकती है, मतलब स्थूल कोणोत्तक भी हो सकती है, और कहीं कहीं में आपको मृदुत्तकीय भी मिल जाएगी। लेकिन हम सिर्फ एक सनफ्लावर का देख रहे हैं, तो उसकी हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम सनफ्लावर में कौन सी मिलती है, स्थूल कोणोत्तक वाली कोशिकाएं मिलती है। कोशिकाओं से बना 4 से 5 कोशिका मोटा स्तर होता है। हमने वहां पे जनरल जब बात की थी 3 से 5 बोला था। इसकी कोशिकाएं जीवित या एवं हरित लवक युक्त होती है, मतलब इनमें क्या होगा भाई, क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन कलर क्लोरोफिल वाला जो क्लोरोप्लास्ट है, कोशिका अंगक है, वो इसमें उपस्थित है। सामान्य कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में हाइपोडर्मिस, फिर सामान्य जनरल कॉर्टेक्स। यह अधस त्वचा तथा अंतस त्वचा के बीच का भाग है। यह मृदुत्तकीय कोशिकाओं का बना काफी चौड़ा भाग होता है। अधस त्वचा हो गई, उसके बाद मृदुत्तकीय कोशिकाओं का बना हमारे पास सामान्य वलकुट। कहाँ तक, जब तक अंतस त्वचा शुरू नहीं होती है ना, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस शुरू नहीं होती, उतना सारा पार्ट क्या होता है, सामान्य वलकुट होता है। इसमें कुछ स्पेशल चीजें भी पाई जाती है। कॉर्टेक्स में कहीं कहीं रेजिन नलिकाएं पाई जाती है। रेजिन नलिकाएं क्या होती है, मैंने आपको कहा था रेजिन एक लिक्विड पदार्थ है जो कई तनों द्वारा स्तावित होता है। तो इसके बीच बीच में आपको कहाँ पे क्या मिल सकती है, कुछ रेजिन नलिकाएं मिल सकती है ऐसी। ठीक है, थोड़ी सी आप चाहे तो ऊपर बना सकते हैं। अभी हम आपकी बुक वाला डायग्राम भी देखेंगे। अंतस त्वचा एंडोडर्मिस आ गई। यह वलकुट की सबसे भीतरी परत है जो वलकुट को स्टील, स्टील का मतलब रंभ, जिसमें जाइलम, फ्लोएम और मज्जा वगैरह सब कैद रहेंगे, एक बाउंड्री जो बनी हुई है, से अलग करती है। इसकी कोशिकाएं ढोलक नुमा एवं स्टार्च युक्त होती है। ठीक है, अंतस त्वचा आ गई, यहाँ पे पूरा वलकुट, यहाँ पे क्या आ गई भाई, अंतस त्वचा। और इनमें क्या होगी, कैस्पेरियन पट्टिकाएं होंगी। ये तो नॉर्मल स्तंभ का क्या है, कैरेक्टर है, तो ये तो लिखना ही है। कैसी है, ढोलकनुमा है, ये भी हम वहां पे पढ़ चुके हैं जब हमने सामान्य कैरेक्टर पढ़े थे। और क्या होगा, इनमें भी मंड या स्टार्च पाया जाएगा। ठीक है, और अंदर की तरफ क्या आएगा, परिरंभ आएगा यहाँ पे, और इसी को हम पूरे को क्या बोलते हैं, जिसमें परिरंभ, जाइलम, फ्लोएम और सवन बंडल रहते हैं, उसी को हम रंभ बोलते हैं, स्टील कॉमन फॉर्म में। ठीक है, तो रंभ को जो है वो क्या करती है, बाकी चीजों से अलग करने का काम कौन करती है, अंतस त्वचा यानी कि एंडोडर्मिस। स्टील, जिसको मैंने आपको हिंदी बता ही दिया है, रंभ। अंतस त्वचा से घिरा, ये देखो, ये अंतस त्वचा चारों ओर मिलेगी, हम तो सिर्फ इतना पार्ट बनाते हैं, ये अंतस त्वचा इसके चारों ओर रहेगी, मतलब घिरी हुई रहेगी।
मध्य भाग स्टील कहलाता है, रंभ कहलाता है। यह परिरंभ, ये जो कोशिकाओं की लाइन होती है जो रंभ को घेरे रहती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? परिरंभ बोलते हैं। ठीक, यह परिरंभ पित्त, पित्त का मतलब मज्जा जो बीच में मिलती है, यहां पे हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मज्जा। पित्त किरणें, पित्त किरणें क्या है? मान लो ये आपका जो है सवन बंडल है, ये एक सवन बंडल है, ये एक सवन बंडल है। इन सवन बंडल के बीच में आपको कुछ ऐसी लंबी लंबी कोशिकाएं मिलेंगी जो एक सवन बंडल को दूसरे सवन बंडल से कनेक्ट करने का काम करती है। कनेक्ट इन द सेंस कि पदार्थों का आवागमन करने का काम करती है। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? मज्जा किरणें बोलते हैं, यानी कि पित्त रेज बोलते हैं। ठीक है, ये एवं सवनपुल, सवनपुल तो हो ही गए, ये सब मिला के परिरंभ, सवन बंडल, मज्जा किरणें, मज्जा, ये सब मिला के क्या कहलाता है? रंभ कहलाता है। ठीक है, और रंभ के बाहर क्या होती है? एंडोडर्मिस, जो कि पूरी ऐसी गोलाकार रहेगी, मिलकर बनाता है। फिर बात करते हैं परिरंभ की। अब रंभ के अंदर जा रहे हैं हम। ठीक है, ये पूरा रंभ था, उसके अंदर हम जा रहे हैं। सबसे पहली लेयर परिरंभ। यह स्क्लेरेनकाइमेटस तथा पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। स्क्लेरेनकाइमेटस का मतलब दृढ़ोत्तक, ठीक, और पेरेनकाइमेटस का मतलब पता ही है, मृदुतक। दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी रहती है। स्क्लेरेनकाइमा के समूह अंतस्त्वचा व सवनपुल के बीच मिलते हैं। ये अंतस्त्वचा थी हमारी एंडोडर्मिस, और यहां से शुरू हो गया हमारा पेरिसाइकल, परिरंभ। तो ये कह रहे हैं अंतस्त्वचा और सवनपुल, ये सवनपुल है, ये अंतस्त्वचा और सवनपुल के बीच में हमें क्या मिलती है? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स मिलेगी, यहां पे कहीं ऐसे। ठीक है, दृढ़ोत्तकीय कोशिकाएं। पित्त किरणें अभी हमने देखी। यह दो सवनपुलों के मध्य मृदुतकीय बड़ी बहुभुजी तथा लंबी कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है, लंबी लंबी कोशिकाएं भी बनाई थी मज्जा किरणें मैंने कुछ ऐसी, आपको भी ऐसी लंबी कोशिकाएं बनानी है। ये क्या होती है? दो सवनपुलों के बीच में। अब वो कितने भी हो सकते हैं दो सवनपुल, मैंने यहाँ पे तीन बनाए हैं, चार होंगे तो चारों के बीच में होगी। ऐसे लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं, यही हमारी क्या है? मज्जा किरणें, मेड्यूलरी रेज बोलते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में। कैसी है ये? बहुभुजी है, मतलब आप इसको यहां से टीएस कट करोगे तो ये आपको कुछ ऐसी दिखेगी, बहुभुजीय दिखेगी। अभी तो हम इसको लंबी बना रहे हैं, आप इसको यहां से काट के देखोगे तो ये ऊपर से कैसी दिखेगी? बहुभुजीय दिखेगी। इसलिए बहुभुजीय बड़ी है और मृदुतकीय है। फिर आ गया लास्ट हमारा पित्त। अब यही कहानियां चलती रहेंगी, बस चेंज होता रहेगा थोड़ा थोड़ा। पित्त यह तने के मध्य में मिलता है, जो मृदुतकीय गोलाकार बहुभुजीय कोशिकाओं का बना होता है। इसकी कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय अवकाश मिलते हैं। सबसे लास्ट वाला पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे हो गए सवनपुल, और बीच में जो यहाँ पे मिलता है हमें, वही हमारा क्या होता है? पित्त, यानी कि मज्जा। कैसा है ये? मृदुतकीय है, गोल भी हो सकती है इसकी कोशिकाएं, बहुभुजी भी हो सकती है, मतलब कि ऐसी भी हो सकती है और बहुभुजीय भी हो सकती है ना, डिपेंड करता है इसका मूड कैसा है। और अंतर कोशिकीय अवकाश भी इसमें होंगे। अंतर कोशिकीय अवकाश का मतलब दो कोशिकाओं के बीच क्या हो सकता है? गैप भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा द्विबीजपत्री तना था। अब बात करते हैं सवनपुल की, जो कि मेन है इनकी कहानी। कैसे है ये? प्रत्येक सवनपुल जाइलम, फ्लोएम तथा कैम्बियम का बना होता है। क्योंकि ये द्विबीजपत्री पौधा है, यानी कि तना है, तो भाई इसमें द्वितीयक वृद्धि होगी, और अगर द्वितीयक वृद्धि होनी है तो इसमें क्या होगा भाई? एधा उपस्थित होगी। तो क्या होगा? सवनपुल में इधर की साइड फ्लोएम,
नीचे की साइड जाइलम, और बीच में हमें क्या मिलती है, एधा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सहवन पुल एधा या वस्कुलर कैम्बियम। ठीक, ये मिलेगी। सहवन पुल संयुक्त हो सकते हैं, आपको बता दिया, जैसा कि यहां बनाया है, यानी कि आप किसी भी काट से काटेंगे तो आपके जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर आते हैं, उसको हम संयुक्त बोलते हैं। कोलैटरल मतलब कि क्या, या तो आपका जाइलम ऊपर हो फ्लोएम नीचे हो, या दोनों साइड फ्लोएम हो और बीच में जाइलम हो, ये सब हम पढ़ के आए हैं। खुले, खुले का मतलब ओपन, ओपन वस्कुलर बंडल किसको कहते हैं, जिसमें एधा होती है। ठीक है, जब आपके सहवन बंडलों में एधा उपस्थित होती है तो उसे हम खुले सहवन बंडल यानी कि ओपन वस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ये हमने पढ़ा था जब हमने सहवन पुल के प्रकार पढ़े थे, वर्दी और अवर्दी, याद आ रहा है आपको। ओपन को ही क्या कहते हैं, वर्दी सहवन बंडल, क्योंकि इनमें एधा पाई जाती है। जिसमें एधा नहीं होती वो अवर्दी यानी कि क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम कहलाते हैं या बंडल कहलाते हैं, तथा एक वलय में व्यवस्थित होते हैं। दिख ही रहा है आपको, जब भी हम बना रहे हैं एक रिंग के फॉर्म में बना रहे हैं, ऐसे बिखरे हुए नहीं बना रहे, प्रॉपरली मैनेज्ड बना रहे हैं, है ना। जितने भी बनाओगे आप कैसे रहेंगे, एक रिंग की फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गए सहवन बंडल। अब दो डायग्राम है आपके, एक दोनों एनसीईआरटी के ही है, एक थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट है, इसकी जिंदगी में रंग नहीं है जो कि आपकी बुक में दे रखा है, और ये है थोड़ा सा कलरफुल है। दोनों ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, आपको जिससे समझ में आए आप समझ सकते हैं। वही सबसे पहले देखो, बाहरी त्वचा है, उसके ऊपर बहुकोशिकीय रोम है। ठीक, फिर हमारी बात आती है वलकुट की। वलकुट में इसमें अधस त्वचा पाई जाती है यानी कि हाइपोडर्मिस पाई जाती है, जो कैसी है, स्क्लेरेनकाइमेटस है। अब इसको बुक में देखो, स्क्लेरेनकाइमेटस को क्या किया है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बना दिया है, मतलब डबल डबल लाइनिंग कर दी है, ताकि वो बाहरी त्वचा और सामान्य वलकुट से थोड़ी सी अलग दिखे। यहाँ पे देख लो कलर अलग दे दिया, ये बाहरी त्वचा, उसके नीचे जो व्हाइट दिख रही है वो अधस त्वचा है। अब हमें बोला है 4 से 5 परतीय हो सकती है, आप बना सकते हैं 4 से 5, 2 से 3 बनाएंगे तो भी गलत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 से 3 ही बनी हुई है, इधर भी 2 से 3 बनी हुई है एनसीईआरटी के डायग्राम में भी। फिर हमारा आता है सामान्य वलकुट। सामान्य वलकुट में मृदुतकीय कोशिकाएं होती है, ये रही मृदुतक कोशिकाएं, बीच में आपको स्पेस दिख रहे होंगे कहीं ना कहीं। उसमें हमें बोला गया है कि वहां पे रेजिन नलिकाएं होती हैं, ये लो जी रेजिन नलिका बना दी। किसका है ये भाई, सूरजमुखी का है, उसी की संरचना पढ़ी है हमने। अभी जितने भी कैरेक्टर लिखे हैं वो द्विबीजपत्री में सूरजमुखी के लिखे हैं, हमने काटा आपको प्रैक्टिकल में दूसरा बताया है। ठीक है, ताकि आपको ये नहीं हो कि सारे तने एक जैसे होते, भाई थोड़े बहुत सेम होते हैं, कुछ कुछ का डिफरेंस होता है। बेसिक कैरेक्टर सेम होंगे कि अधस त्वचा मिलेगी, रेजिन नलिकाएं हो भी सकती है नहीं भी हो। ठीक है, जो सहवन मंडल है वो सेम मिलेंगे, थोड़ा बहुत चेंज होता है। चलिए, फिर उसके बाद बात आती है अंतस त्वचा की यानी एंडोडर्मिस की। ये रही एंडोडर्मिस, दिख रही है आपको यहाँ पे, इधर दिख रही है। अब एंडोडर्मिस में हमें कहा कि भाई उसमें क्या होती है, स्थूल कोणोत्तक कोशिकाएं या दृढ़ोत्तकीय होती है। अब वहां पे स्थूल कोणोत्तक भी लिखा है, दृढ़ोत्तकीय भी लिखा है, तो ये देखो ये दृढ़ोत्तक की कोशिकाएं बनाते हैं, दृढ़ोत्तक की कोशिकाएं ऐसी बनाते हैं हम, और स्थूल वाली भी कुछ ऐसी ही बनाते हैं, है ना, लिग्निन और पेक्टिन का जमाव कर देते हैं। तो ये ऐसी कोशिकाएं बनी हुई है। बीच बीच में उसने कहा है कि कहीं कहीं पे स्टार्च जो है वो इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम स्टार्च शीट कह रहे हैं। ये रही वो स्टार्च शीट, स्टार्च जमा हुआ है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं परिरंभ पे यानी कि पेरिसाइकिल पे। ये रहा आपका परिरंभ, ये परिरंभ है जिसको अभी मैंने कर दिया। इधर आपको अलग से दिख रहा होगा परिरंभ, ये परिरंभ है, बीच बीच में कुछ छूटा हुआ है। ठीक है, फिर ये आपका फ्लोएम, उसके बाद आपका जाइलम, ये जो लंबे लंबे आपको दिख रहे हैं, ये जो बॉक्स दिख रहे हैं इतने इतने, प्रोटोजाइलम अंदर है, मेटाजाइलम बाहर है। मतलब कि ये कौन से प्रकार के हैं, एंडार्च प्रकार के हैं।
एंडार्च का मतलब अंत आदि दारू है, जो कि हमें कहा प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर। ये फ्लोएम है और बीच में ये जो दिख रही है आपको, ये क्या है? ये है कैम्बियम यानी कि एधा, क्योंकि हमने कहा कि ये कैसे हैं? वर्दी प्रकार के सहवन बंडल है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैम तो ऐसे बनाती हैं, और ये बात मैं आपको समझा के पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हमें पूरा डायग्राम बनाना होता है तो हम ऐसे बना देते हैं शॉर्ट में, लेकिन जब हम पूरा डिटेल वाला डायग्राम बनाते हैं तो इनको खोल के बनाते हैं। मतलब खुलने के बाद ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो सहवन बंडल है, ये आपको फ्लोएम दिख रहा है, ये आपको एधा दिख रही है, और ये आपको लंबे लंबे जो हैं वो जाइलम दिख रहे हैं। ठीक है, और बीच में क्या आ जाएगा? पित्त यानी कि मज्जा। हो गई सारी कहानी। सेम डायग्राम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, कहानियाँ सब सेम ही हैं। तो ये है सूरजमुखी का। आपको भी ऐसा ही बनाना है। अगर एग्जाम में आता है आप भी सूरजमुखी का ही बनाएंगे, क्योंकि आपकी बुक में सूरजमुखी के ही डायग्राम को या डिटेल्स को बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमारा जो द्विबीजपत्री तना है या स्तंभ है वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक बीजपत्री स्तंभ या तने की संरचना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।